हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर ये इसके एक दो वीडियो पहले और आपको मिले हैं, लेकिन इसमें फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? एक तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? एक तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जा रहा है जब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम कह रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, यानी एक स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उसी से ये बने हुए होते हैं। तो दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। यही मैंने आपको बताया अभी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जा सकता है? इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इनके और जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका बना होता है? हर न्यूक्लियोटाइड के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बताया मैंने अभी तुम्हें। तो वो क्या है जो बेसिक कंपोनेंट है? तो उसको जब बायोकेमिकली बताते हैं तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी जो मैंने आपको बताया कि क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस है। एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी शुगर पार्ट है उसमें। और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होता है। देखिए इसमें वर्ड लिख रहा है आपको न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का है, इसकी वजह से ही ये क्या है, ये एसिड है। एसिडिक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें प्रेजेंट क्या होता है? बेस, शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। कौन बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी बेस, शुगर, फॉस्फेट की बनी हुई एक यूनिट है। फिर इसी तरीके की यूनिट्स बहुत सारी बनेंगी और वो जुड़ती जाएंगी, जैसे बेस, शुगर, फॉस्फेट की दूसरी यूनिट, फिर इसी तरह बेस, शुगर, फॉस्फेट की ये 3rd यूनिट, फिर इसी तरह और बेस, शुगर, फॉस्फेट की एक और यूनिट जुड़ेगी। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर हो गया ना। इसके बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये जुड़े, यूनिट्स कई सारी जुड़ी, तो अब इसने क्या बना दिया? न्यूक्लिक एसिड बना। तो न्यूक्लिक एसिड भी 2 टाइप के हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए हो सकता है और एक आरएनए होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है डीएनए में और आरएनए में वो ये है कि आरएनए मोस्टली कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। जैसे ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं, तो फिर से और इसे क्लियर करते हैं कि ये जो यूनिट्स हमें दिखाई दे रही हैं, इसमें यूनिट्स में देख सकते हैं कि अगर एक यूनिट ऐसे है, फिर उससे दूसरी यूनिट जुड़ी, फिर उससे तीसरी यूनिट जुड़ी, फिर उसी से 4th यूनिट जुड़ जाएगी, इसी से 5th यूनिट जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स जुड़ते जाएंगी, तो ये सिंगल एक स्ट्रैंड बना। तो आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन जब डीएनए की बात करेंगे तो इसी तरह की एक यूनिट और इसके साथ जुड़ेगी। एक यूनिट, ये जो जैसी चेन बनी थी न्यूक्लियोटाइड की, ऐसी ही एक चेन और बनेगी। और ये दोनों चेन आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और आप कौन सा बॉन्ड होता है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों चेन क्या करते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये डबल चेन वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो डीएनए कैसा होता है? इसमें डबल हेलिक्स होती है और इसमें सिंगल हेलिक्स होती है। वर्ड जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ लिए कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो एसिड लाइक है स्ट्रक्चर उसका। ये बायोकेमिकली ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये बने किससे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से। तो एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें शुगर होता है
और उसमें क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है या उसी को कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड होता है, और इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक नेचर माना जाता है। तो अगर जो इनकी टाइप की बात करें कि कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर 2 चेन बनी हुई है और तो वो हो गया आपका डीएनए, और अगर सिंगल चेन है तो वो आपका क्या हो गया, आरएनए। सिंगल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है तो वो आरएनए हो गया। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं कि जो डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में जो डीएनए का टर्म जो था वो किसने दिया था। डीएनए टर्म जो है एक साइंटिस्ट थे जैकरिस ने डीएनए टर्म दिया था। ठीक है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस में डीएनए जरूर पाया जाता है। केवल कहाँ नहीं पाया जाता है, वायरस, कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है। जैसे कोरोना वायरस है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल में आरएनए है, या एड्स का वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल में क्या है, आरएनए है। ठीक है, और नहीं तो जितनी भी लिविंग सेल्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई ब्रायोफाइटा है, कोई टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, यानी कोई भी प्लांट है या कोई एनिमल है, जैसे स्पंज है, फर्न है, या प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है, या बड़ा सा एनिमल है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है, कुछ भी, तो या ह्यूमन है, तो सभी में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसमें से बेसिकली क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और कुछ वायरसेस में डीएनए की जगह जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए होता है। तो यहाँ तक आप पॉइंट को समझ गए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, इनकी बात अब हम लोग करेंगे, और कहाँ क्या बॉन्ड होता है ये बात करेंगे। तो डीएनए के बारे में और हमें एक चीज़ पता चली कि जो डीएनए है, पहले तो पता चली कि जैकरिस ने एक टर्म दिया था डीएनए का, फिर इसी से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो एक डिफिनेट मॉडल उसका है। तो वो जो मॉडल है, यानी कि एक्चुअली डीएनए जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो दिखता कैसे है, उसके मॉडल के बारे में वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1953 में इन्होंने सजेस्ट किया कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, उसमें क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, देयर आर 2 सच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स अरेंज्ड एंटी पैरेलल और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे ये एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन होती है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। लेकिन इससे जब हम बोलते हैं या बात ये बायोलॉजी के टर्म में जब इसको डिफाइन करते हैं कि एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि इस चेन की पोलैरिटी क्या है। मान लीजिए अगर इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ये इसके बोलने का तरीका है। इसको मतलब बायोलॉजी में जब हम इसको डिफाइन करते हैं इस बात को कि 2 चेन हैं और दोनों एंटी पैरेलल हैं, यानी इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। ठीक है कि ठीक है, तो ये इसका मतलब मैंने आपको सिंपल बताया है, इसको आप समझिए कि वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया, और वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, 2 चेन्स होती हैं। एक्चुअली ये चेन्स कैसी दिखती हैं, तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग इसको ऐसे देख लेंगे कि ऐसे दिखती है डीएनए का। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, देखिए इस तरह से ये हेलिक्स होती है, जैसे गोल गोल घूमी हुई सीढ़ियाँ आप कहीं कहीं देखते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। यही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या यही मॉडल जो है किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ये बनती कैसे है, ये पहले 2 सिंगल ऐसे सीधी चेन्स होती हैं, फिर यही चेन्स जब ये मॉडल इस रूप में आता है तो डबल हेलिकल, तभी ये एक्टिव रूप है, इसका एक्टिव फॉर्म है।
एक्टिवली जो डीएनए है वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक खांच आपको दिखाई दे रही है और कहीं ऐसी खांच दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं एक छोटे टाइप के गड्ढे खांच से बन रहे हैं और कहीं कहीं देखिए बड़े से बन रहे हैं। तो जो थोड़े जहाँ छोटे छोटे से ग्रूव्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं, उस पोर्शन को कहते हैं शैलो ग्रूव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको इस तरह से दिखाएंगे कि इस तरह से दिखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीप ग्रूव ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक साथ देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये इस तरीके से हमें दिखता है। इसका एक वन हेलिक्स या वन स्पाइरल जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। ये देख सकते हैं, एक हेलिक्स इसकी जो है इस तरीके से दिखाई देती है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से, अब इसी की बात करते हैं ना कि कैसा इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम एक स्पाइरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हेलिक्स है, ये इतनी बड़ी हेलिक्स है, ठीक है, ये ऐसी हेलिक्स है इतनी बड़ी। तो इस हेलिक्स को हम कैसे, इसको अगर हमें इसके बारे में कोई भी चीज़ होती है डिफ़ाइन करने के लिए, तो हम उसे कैसे बताएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक कहें कि जिसमें 10 बेसेस आ जाएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ 9 और यहाँ पर एक 10। तो जहाँ ये 10 बेस जुड़े हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 जहाँ ग्रुप्स जुड़े होते हैं, मतलब 10 डंडे आपको जो दिख रहे हैं, सीढ़ी के डंडे जैसे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो घुमावदार सीढ़ी के जैसा इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे देख सकते हो दिखाई देता है। और इसी पर ये जो बेस होते हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं सीढ़ी पे चढ़ने के, तो उस स्टेप्स के जैसे बेस इस पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो इसकी बैकबोन होती है, यानी जो स्टेयर केस स्ट्रक्चर है, इसकी जो बैकबोन होती है, ये स्ट्रक्चर इसे बैकबोन कह रहे हैं। स्टेयर केस का ये बैकबोन, ये किससे बनता है? ये बना होता है बेस और शुगर का। और बीच बीच में जो ये डंडे यानी स्टेप्स सीढ़ी के हैं, ये किससे बने होते हैं? ये बैकबोन बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की, और ये जो स्टेप्स बने होते हैं ये बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस के। फिर यहाँ भी समझ सकते हो एक बार कि ये जो बैकबोन दिख रहा है स्टेयर केस का, ये ऐसा बैकबोन, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, या इधर ये पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका बैकबोन जो है ये किसका बना होता है? ये बैकबोन बना होता है शुगर एंड फॉस्फेट का। शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ बैकबोन होता है। और साथ ही में इसमें ये स्टेप्स पे ये डंडे जो दिखाई देते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया। ठीक है, तो वन स्पाइरल ये पूरी एक हेलिक्स हुई, ऐसे हेलिक्स पूरी ये इतनी लंबी हेलिक्स हुई, और जिसमें जहाँ से जहाँ तक में 10 बेस कंप्लीट हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? वन स्पाइरल है। ठीक है, जहाँ पर 10 बेसिस जहाँ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? एक स्पाइरल है। ये देखिए, ये पूरा हेलिक्स है, और जितने में 10 बेस कंप्लीट हो जाएं जहाँ से लेकर जहाँ तक, इसमें मान लीजिए ये इतना पार्ट हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको वन स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, तो और इसका मेज़रमेंट और भी है कि इसकी पिच कितनी होती है। तो आप देखोगे कि और भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं, इसको कैसे मेज़र करेंगे। तो देख सकते हैं कि हेलिक्स के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम अभी और डिस्कस करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जिसे मॉडल को किसने दिया था? डीएनए का मॉडल हम अभी देख रहे हैं केवल। आरएनए के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया है। बेसिक आपका डीएनए ही है। जैसे यहाँ इस क्लास में तो आपको बेसिक डीएनए के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो इसीलिए डबल हेलिकल कंपोनेंट जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी। तो वो चेन में एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये हम समझेंगे।
ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह रहा है, तो चेन का मतलब हुआ कि सेम टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो एक साथ जुड़ते ही जा रही हैं आगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो जुड़ते जाती हैं, वो हम लोग देखते हैं अब। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि जो दोनों चेन्स हैं तो उनमें दो हेलिक्स होती है, हेलिक्स में मतलब दो डंडे हैं, और ये जो दोनों डंडे हैं उनको वापस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि ये एक हुआ स्टेयरकेस का बैकबोन जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसके साथ जो दूसरा ऐड होगा वो इस तरह से आ रहा है ये। तो ये इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। और हर एक चेन का जो बैकबोन होगा वो कैसे बना होता है, वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। किसका, शुगर और फॉस्फेट का। यानी ये जो हिस्सा है ये वाला पूरा, ये किसका बन रहा है, शुगर और फॉस्फेट का बन रहा है। और ये दोनों चेन में ये कैसे लिंक्ड है, यहाँ पर बेसेस पाए जाते हैं। तो ये जो बेसेस हैं बीच बीच में, ये जो स्टेप्स के रूप में आएंगे स्टेयरकेस के, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, बैकबोन विद नाइट्रोजनस बेसेस डायरेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स, हेलिक्स के अंदर की तरफ ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, तो एक्चुअली अगर हम सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, बेस भी दिखाएं और उसमें शुगर और फॉस्फेट भी दिखाएं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये है बेस और शुगर, और इसका ये हो गया आपका, इसमें बेस इस तरह लगे रहता है, इस तरीके से बेस लगे रहता है, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ बैकबोन, और उस पर इस तरह से ये लगे रहते हैं। फिर जो अब इसी के साथ जब दूसरा भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आकर इससे जुड़ता है, मान लीजिए, तो इसके भी अपना बेस है, इसका भी अपना बेस है। ये इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर एक स्ट्रक्चर इस तरीके का है मान लीजिए, ठीक है, और इस पर इस तरह से बेस लगते हैं, ये हो गया इसका बेस, और ये शुगर फॉस्फेट से बना हुआ जो डंडा है उसी पर ये बेस ऐसे जुड़ रहा है। तो अब जो दूसरा आएगा वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसके भी अपने बेसिस होंगे, ये इस तरह से आकर के ये जुड़ेंगे। तो इधर वाला जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग बन गया था। तो इतने पार्ट से आप समझिए कि ये एक बैकबोन है और ये दूसरा पार्ट है, यानी ये चेन का एक पार्ट है, ये दूसरी चेन है, और ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दो एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के, ये आपस में इनके बेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है इस जगह पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों बेस जुड़ रहे हैं, ये इसका और इसका बेस जुड़ रहा है, जहाँ इसके दोनों के बेस जुड़ रहे हैं, यहाँ इन दोनों के बेस जो जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी को एक बार और समझ लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा कि ये नाइट्रोजनस, ये हो गया आपका शुगर और फॉस्फेट से बनी हुई बैकबोन, और इस पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। ठीक है, ये हेलिक्स इसको इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि कुंडली जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। इस तरीके से ये एक चेन हुई। ठीक है, फिर जो दूसरी चेन है, दूसरी चेन को हम देखते हैं, तो दूसरी चेन भी इसी के साथ आकर जुड़ेगी, और वो चेन इस तरीके से होती है।
जो दूसरी चेन आके यहाँ जुड़ेगी वो कुछ इस तरह से होगी, और इसके भी अपने बेस होंगे, ये इससे इस तरह जुड़ेंगे। तो ये जहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बीच में होगा, वो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ जो बॉन्ड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। तो ये दोनों किससे जुड़ते हैं, यहाँ पे इनके नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एक बॉन्ड होता है, और उसका नाम क्या होता है, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो ठीक है, ये हमें सबसे अच्छे से समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब ये बेस का भी एक्चुअली टाइप है, 4 टाइप के बेस होते हैं, ए, टी, जी और सी। तो ATGC हमेशा ए और टी आपस में जुड़ता है, जी और सी जुड़ता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ए जो है वो टी से जुड़ता है और उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं टोटल। और जब जी जुड़ता है तो जी हमेशा किससे जुड़ता है, सी से जुड़ता है, और इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ATGC इस तरीके से आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ए और टी के बीच में, और 3 होते हैं किसके किसके बीच में, जी और सी के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है DNA के बारे में। और अब ये देखिए कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है डबल हेलिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू, क्योंकि ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ा सा पता चला है DNA के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए एक बेस का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें कि कोई एक बेस कैसा जुड़ता है, कैसा दिखता है, कोई बेस कैसा दिखता है, नाइट्रोजनस बेस जो मैंने आपको बताया वो कितने टाइप के होते हैं और वो दिखते कैसे हैं। तो आप देख सकते हो कि बेस जो है नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन टाइप का और एक होता है पिरिमिडीन टाइप के। तो प्यूरिन टाइप भी आगे चल के कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, ए और जी होता है प्यूरिन। और जो दूसरे टाइप का पिरिमिडीन है उसका भी 2 टाइप होता है। पिरिमिडीन में क्या होता है, थाइमीन और साइटोसिन होता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है यूरेसिल। तो जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाता है। DNA में जो पाया जाता है ए और जी पाया जाता है, टी और सी पाया जाता है। और RNA की जब बात करेंगे तो RNA में इसमें से जो जो पाए जाते हैं वो है ए और जी पाया जाता है, लेकिन tRNA में नहीं पाया जाता है, RNA में C और U पाया जाता है। तो प्यूरिन में से AG पाया जाता है RNA में और UC पाया जाता है RNA में, ठीक है। लेकिन जब DNA की बात करेंगे तो DNA में क्या पाया जाएगा, ATGC पाया जाता है, ठीक है। तो किसी एक का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो एडेनिन का स्ट्रक्चर। जो ATGC कह रहे हैं तो उसमें से जो A है एडेनिन, जो प्यूरिन टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें नाइट्रोजन भी देखिए बीच बीच में है। ये डबल एरोमेटिक रिंग से बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस, कौन सा, प्यूरिन टाइप का। और जो पिरिमिडीन टाइप के होते हैं वो एक सिंगल एरोमेटिक रिंग के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो एडिनोसिन, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। जब बेस और शुगर जुड़ते हैं तो उसे ही कह देते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। एक एक यूनिट जुड़ जुड़ के बनती है ना, केवल शुगर, केवल बेस है तो वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस कहा। बेस के साथ शुगर भी जुड़ गई, वो भी बेस के कितने सारे टाइप हैं, ATGCU। तो सबके अपने अपने नाम हैं। जैसे एडेनिन सब जब शुगर से जुड़ा, एडेनिन टाइप की बेस शुगर से जुड़ी तो उसके साथ नाम हो गया एडिनोसिन, ठीक है। और अगर कोई और टाइप की जुड़ेगी
तो उसका और दूसरा नाम होगा। अब इसी बेस शुगर से जब फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा, बेस शुगर से, इसी बेस शुगर से फॉस्फेट भी जब जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तब इसे कहने लगते हैं न्यूक्लियोटाइड कहने लगते हैं। बेस शुगर के साथ साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया तो वो हो गया न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को बता रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। केवल बेस ये है एडेनिन, जो यहाँ पर रिंग का स्ट्रक्चर नहीं बना के सीधे लिखा गया है केवल। और ये किससे जुड़ा है, शुगर से। ये जो स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। देखिए 5 कोने हैं तो पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5 पेंटोज हुई। लेकिन एक कार्बन यहाँ पर भी है, तो इस तरह से ये जो शुगर इसमें होती है वो हेक्सोज होती है। 6 कार्बन वाली शुगर होती है, हेक्सोज शुगर होती है। और उसका टाइप बताएं तो राइबोज, डीएनए में राइबोज और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे उसे। ठीक है, तो शुगर और बेस, ये शुगर हुई और ये क्या हुआ, बेस। ये कैसे जुड़े हैं, ठीक है। तो ये जब जुड़ते हैं, शुगर और बेस जुड़ते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसी शुगर और बेस के साथ जब फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, फॉस्फेट किस रूप में है, फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट आयन के रूप में है। तो ये देखिए ये जो H है ना, H यहाँ था, यहाँ H जो था ये H हट जाता है और इसकी जगह ये फॉस्फोरिक एसिड का ये ग्रुप आता है। तो बेस, शुगर और फॉस्फेट इन तीनों ने जुड़कर क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो नाइट्रोजनस बेस हुआ, वो शुगर उससे जुड़ी तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, और उससे फॉस्फेट भी जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड कहा। यहाँ बेस क्या था, बेस किस टाइप का था, बेस आपको बताया 5 टाइप के हैं। बेसिकली 2 है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, लेकिन उनके भी टाइप्स हैं, तो सब टाइप के लेकर टोटल हो जाता है 5 टाइप के, ATGCU। तो AT में एक जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो क्या है, वो एडिनिन है। ये जो एक हमें दिख रहा है वो एडिनिन है, ये बेस। तो अगर स्पेशली सबके अपने अपने नाम है, A वाला अगर बेस जुड़ा है तो उस न्यूक्लियोसाइड का अपना नाम है। जब A बेस जुड़ा है तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम पड़ गया एडिनोसिन। अगर मान लीजिए यहाँ G जुड़ा होता तो इसका नाम हो जाता गुआनोसिन। T जुड़ा होता तो थाइमोसिन, थाइमिडीन नाम हो जाता। ठीक है, और U जुड़ा होता तो यूरिडीन हो जाता। C जुड़ा होता तो साइटिडीन नाम हो जाता। ठीक है, अब जब इसी के साथ क्या हो गया, एसिड भी जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया, तब इसको क्या कहने लगे, कॉमन कहा हमने न्यूक्लियोटाइड सबको। लेकिन कौन सा बेस जुड़ा है, जैसे यहाँ नाम था इसका एडिनोसिन क्योंकि एडिनिन बेस था, तो जब ये एसिड भी जुड़ गया तब इसको एडेनिलिक एसिड बोलने लग गए। या इसकी जगह अगर मान लीजिए G जुड़ा होता बेस के रूप में तो इसका नाम हो जाता गुआनोसिन और इसका नाम होता गुआनिलिक एसिड। ठीक है, या यहाँ पर अगर U जुड़ा होता तो इसका नाम हो जाता यूरिडीन और इसका नाम हो जाता यूरिडिलिक एसिड। तो इस तरीके से टोटल 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स भी होते हैं बेस और शुगर जुड़ने से, क्योंकि 5 टाइप की बेस है। शुगर सब में एक जैसी होती है, ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है सबके साथ सेम होता है, लेकिन यहाँ जो बेस जुड़ती है वो अलग होता है। ठीक है, और फिर जो फॉस्फेट जुड़ता है वो फॉस्फेट भी सभी में एक जैसा होता है, यानी कि ये जो शुगर है और ये जो फॉस्फेट है ये सब में सेम होता है। केवल ये जो बेस है ये 5 टाइप के होते हैं और इसीलिए 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं और 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जनरल आइडिया लगा होगा, मिल रहा होगा कुछ हेल्प। तो इसी बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर में कैसे कैसे दिखाई देता है, केमिकल कंपोजिशन समझ लेते हैं। यहाँ पर ये केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो ये केमिकल कंपोजिशन में हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है
और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे, लेवेने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जो राइबोज है, राइबोज शुगर है, ये कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर है कि हेक्सोज शुगर है, ये 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये वहाँ पर मैंने आपको हेक्सोज बता दिया था। एक्चुअली ये जो एरोमेटिक रिंग है इसमें 5 कोने हैं, लेकिन इसमें से ये 5वां कोना जो है ये ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड होता है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है इसको 5th कार्बन मानते हैं। ठीक है, तो 1 पोजीशन ये हुई, 2nd पोजीशन ये हुई, तो 3rd पोजीशन ये हुई, 4th पोजीशन ये हुई और 5th पोजीशन ये हुई, तो ये 5th कार्बन पोजीशन हुई। तो इस तरह से ये शुगर कैसी है, पेंटोज शुगर है, और इसी को हम कहते हैं राइबोज या डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये वहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड आपको बताया H3PO4 होता है, और नाइट्रोजनस बेस हम देख लेते हैं। कौसेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो पेरिमिडीन और प्यूरिन नाम की 2 टाइप की पहले तो बेस पाए जाते हैं पिरिमिडीन में, फिर और टाइप होते हैं साइटोसिन और थाइमीन, और अगर एक और टाइप भी होता है यूरेसिल, जो किस में पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। फिर जो प्यूरिन है वो 2 टाइप की है, एडेनिन और गुआनिन। तो ये बात बताने के लिए कौसेल को 1910 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। ये जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग कंपाउंड है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग कंपाउंड थे। ठीक है, तो इसमें जो प्यूरिन है वो 2 रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग वाले होते हैं। और यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ आरएनए भी जो है थाइमीन की जगह प्रेजेंट होता है आरएनए में, यूरेसिल। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं, जब नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर से जुड़ते हैं, बेस जो है वो जब शुगर से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। और जब डीएनए में, क्योंकि इसको हम शुगर को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, तो इसीलिए इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स, यानी सिंपल अगर शॉर्ट में बताएंगे तो कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, या पूरा नाम लेंगे तो डीऑक्सीराइबोसो न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि ये जो शुगर है इसका पूरा नाम क्या है, शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज सिंपल नाम है, सिंपल जब आरएनए में पाई जाती है तो राइबोज कहते हैं, और जो डीएनए में पाई जाती है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड्स। फिर इसी में जब ये जुड़ जाते हैं किससे, फॉस्फेट से, तब इसी को क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें शुगर में जो मैंने आपको भी वहाँ बोल दिया था कि ये हेक्सोज नहीं है, ये पेंटोज टाइप की शुगर है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। वो स्ट्रक्चर आप देखिए कि स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसलिए यहाँ पर जो कार्बन है इसको 5th कार्बन ही मानते हैं, और इसीलिए पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है ये। ठीक है, ये क्लेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं कि जो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डीएनए या आरएनए होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे कि अभी इसमें मैं बता रही थी कि ये शुगर कौन सी है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रोमिनेंटली दिखता है स्ट्रक्चर में, जब चाहे हम कितना सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं तो शुगर ही दिखता है। और ये शुगर जो है ये यहाँ पर 1st प्राइम पोजीशन है इसकी, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd कार्बन पोजीशन है, ये 4th कार्बन पोजीशन है, और ये जो है ये 5th कार्बन पोजीशन है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसको नहीं काउंट करते हैं पोजीशन के रूप में, इसीलिए ये शुगर कैसी है, पेंटोज, 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज शुगर है, जिसका नाम होता है राइबोज। और या जब आरएनए के रूप में कहते हैं तो राइबोज कहेंगे, आरएनए में क्योंकि राइबोज शुगर पाई जाती है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। जब डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझेंगे अगले वीडियो में, तो हम इसको तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस होता है।
आरएनए में जो राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है उसमें क्या अंतर है। क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है इसलिए आरएनए का नाम आर से स्टार्ट है, और डीएनए में क्योंकि डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है तो इसीलिए डीएनए का नाम डी से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आप देखिए और अपने आप समझिए, और कोई आपको अगर कमेंट्स हैं या कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।